Hello everyone, welcome back to my channel Crack the Case BST. So this is our first case study session. यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हमने पास्ट वीडियोस में कर लिए हैं. मैं एक बार आपको क्विकली रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने कौन से टॉपिक कर लिए हैं. हमने पढ़ा था मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कंसेप्ट. फिर हमने पढ़ी थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस. फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. फिर हमने उसके बाद पढ़ी थी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, एज साइंस, एज प्रोफेशन. ये सब कुछ हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है. तो आज हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर केस स्टडीज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ करेंगे. और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को केस स्टडीज़ में आंसर किस वे में लिखने हैं, किस फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं, आपको एमसीक्यूज़ के साथ कैसे डील करना है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ मैनेजमेंट हैज़ to see that tasks are completed and goals achieved with the least amount of resources at a minimum cost. Okay, तो इसने बोला है हमें कि हमें एक मैनेजमेंट का ऐसा कंसेप्ट बताना है जहाँ पर हम कम से कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं. ठीक है, और इसने हमें क्या बोला है, टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ही आप यहाँ पे आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो मैं बता रही हूँ. जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, इनमें प्लीज़ एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करना स्टार्ट कर दो. एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करने से आपकी इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतने सारे, आपका आंसर एकदम से आना शुरू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन यूज़ करोगे तो ही. ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे करते हैं, देखो. अब इसने बोला हमसे मिनिमम कॉस्ट से हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट हम किस में यूज़ करते हैं. मिनिमम कॉस्ट हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी में. मिनिमम कॉस्ट हम किसकी बात करते हैं, मिनिमम कॉस्ट हम किस में बात करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में हम मिनिमम कॉस्ट में बात करते हैं एफिशिएंसी की. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस तुम्हें जोन से लगता है ना जिनमें एफिशिएंसी नहीं है, उन ऑप्शंस को तुम एलिमिनेट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो जाएगा हमारा एलिमिनेट. ठीक है, अब हमने बात करी है एफिशिएंसी की, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में ही एफिशिएंसी है. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा है टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, क्या हमने अब तक कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी का कुछ रोल प्ले पढ़ा है, नहीं ना. तो इसका आंसर क्या होगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ओके, ये सादा सिंपल सा इसका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग लिबरेट प्रोसेस कॉल्ड. कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी सक्सेस और फेलियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट में. ये मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा दिया था. ओके, सो आर नेक्स्ट केस स्टडी. अब ये तो हो गए हमारे एमसीक्यूज. ओके, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही उठाया है. आप जब ये सेशन देखोगे अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, ये सारी की सारी केस स्टडी, सारे के सारे एमसीक्यूज उसी में से हैं. ये अभी जो चैप्टर के बीच में केस स्टडीज़ और एमसीक्यू दिए होते हैं, ये उनमें से है. ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 मोबाइल फ़ोन्स. मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जब एग्ज़ाम में भी केस स्टडी करोगे ना, ठीक है, तो जोन से भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, उनको ना अंडरलाइन कर लेना वहीं पर.
तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको चीज़ों को रिलेट करने में। ठीक है, तो जोन से आपको पॉइंट्स लगते हैं ना कि हाँ ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को ना आप हाईलाइट कर लेना, मतलब हाईलाइट नहीं, मतलब अंडरलाइन कर लेना वहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगा, 10,000 मोबाइल फ़ोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 days। ठीक है, failing which the contract will be null and void. To complete this, production manager planned to outsource the production so that the order be delivered by time. Outsourcing resulted in increase cost by 30%। ठीक है, 30% से कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, मुझे 10,000 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए। ठीक है, 10 days में। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, उसने जो प्रोडक्शन करी उसने, ठीक है, आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द कॉस्ट बाय 30%। 30% से कॉस्ट बढ़ा दी। जहाँ उसने बोला था कि मुझे 10,000 मोबाइल फ़ोन चाहिए, 1,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है, वहाँ पे अब 30% कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या हुआ, अब कितने का मोबाइल फ़ोन दे दिया उसने, अब उसने दे दिया 1,300 रुपये का मोबाइल फ़ोन। एक मोबाइल फ़ोन पे 300 रुपये की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर भी परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म करी या एफिशिएंटली परफॉर्म करी। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस में हमने क्या पढ़ा था, जब हमें जो भी काम है वो हमें टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, बस काम टाइम पे होना चाहिए, कॉस्ट पे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन जब हमने एफिशिएंसी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सही काम होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, मतलब विद इन द कॉस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने काम तो कर दिया लेकिन जो कॉस्ट थी वो 30% से बढ़ गई। तो इसमें मैनेजर कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, उसने कैसे काम करा, उसने इफ़ेक्टिवली काम करा, उसने एफिशिएंटली काम नहीं करा। ठीक है, एंड गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ये डिफरेंस बिटवीन आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है, तो ये आप लोग वहाँ से लर्न करके लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, जिसमें पहले वो आपसे पूछ लेगा कि वो इफ़ेक्टिवली काम करता है या वो एफिशिएंटली काम करता है। अब आप इसमें लिखोगे कि इफ़ेक्टिवली, आप इसमें पहला पॉइंट ए डाल के आप इसमें आंसर लिखोगे, द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ इफ़ेक्टिवली। ठीक है, अब इफ़ेक्टिवली आपको क्यों लगता है कि वो क्यों काम करता है, तो अब आप इसमें ये लिख दोगे कि उसे बोला तो था हमने बनाने के लिए 10,000 फ़ोन, उसने 10,000 फ़ोन हमें 10 दिन में बनाकर तो दे दिए, लेकिन जो कॉस्ट थी वो 30% से बढ़ गई। ठीक है, ये आप लिख देना उसमें। और सेकंड पॉइंट में तो आपको दिया ही हुआ है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ठीक है, सो अब ये देखो, नाउ दिस केस स्टडी इज़ वेरी गुड। ओके, इसमें हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ABC Limited, a manufacturing company, set a target of production of 100 garments per month at an estimated cost of 200 per garment। ये 7 ना टाइपिंग एरर है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना। रुको, मैं ना इस पर कट ही लगा देती हूँ, फिर कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। व्हाट इज दिस, नहीं लग रहा कट।
हाँ, तो अब उसने क्या कहा कि हर महीने 100 गारमेंट्स बनाने हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज़ पर गारमेंट। ठीक है। मोहन अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड 150 garments but at an estimated cost of rupees 230 पर मंथ। अब हमने कितने बोला था, 100 गारमेंट बनाने के लिए बोला था 200 रुपये की कॉस्ट पे। ठीक है। अब मोहन है एक वर्कर, उसने 150 गारमेंट्स बना दिए लेकिन 230 पर गारमेंट की कॉस्ट पे। अब तुझे किसने बोला था भाई 150 गारमेंट बनाने के लिए? जब तेरे को बोला है कि 100 गारमेंट चाहिए 200 रुपये की पर कॉस्ट पे, तो अगर तू 150 गारमेंट बनाएगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी ही। तो अब मोहन ने ये गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड रवि, ये यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? मोहन की। मैं ये भी अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, इन्होंने जो हमें पॉइंट बोला है ना, इसको हम हाईलाइट के साथ साथ अंडरलाइन भी कर देते हैं। छोड़ो, रहने दो, नहीं करते। ठीक है। ऑन द अदर हैंड रवि अनदर वर्कर फोकस्ड ऑन कॉस्ट एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। ठीक है। अब रवि ने रिसोर्सेज पे फोकस करा और बहुत आराम से काम करा, उसने बहुत ध्यान लगा के काम करा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, रवि ने क्या करा, रवि ने बनाए 90 गारमेंट्स बट एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 190 गारमेंट्स। अब रवि ने विद इन द कॉस्ट तो काम करा लेकिन रवि ने काम सही नहीं करा। रवि ने बना दिए 90 गारमेंट्स और हमें बनाने कितने थे? 100 गारमेंट्स। ठीक है। अब जो थर्ड वर्कर था, थर्ड वर्कर मेंटेन्ड the balance and achieve target of 100 garments at an estimated cost of 100 पर गारमेंट। अब जो थर्ड वाला वर्कर था उसने बहुत सोच समझदारी से काम करा और 100 गारमेंट्स बना लिए 200 की कॉस्ट पे। ठीक है। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। ठीक है। अब इसने हमें पूछा कि रवि और मोहन क्या कर रहे हैं और किस चीज़ की वो गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने रवि के में क्या पढ़ा था, हमने रवि में पढ़ा था कि रवि ने बनाए थे हमारे 90 गारमेंट्स, 190 पर गारमेंट की कॉस्ट आई थी। ठीक है, रवि की। ठीक है। तो अब रवि ने काम एफिशिएंटली तो करा क्योंकि रवि ने क्या बनाए हमारे, रवि ने बनाए वन रवि ने बनाए 90 गारमेंट्स, 190 पर गारमेंट की कॉस्ट। मतलब रवि ने विद इन द कॉस्ट काम तो करा लेकिन रवि ने काम पूरा नहीं करा। ठीक है। तो विद इन द कॉस्ट काम करा मतलब रवि ने एफिशिएंसी तो दिखाई लेकिन रवि ने इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई। ठीक है। और मोहन ने क्या करा, मोहन ने तो अलग ही काम कर दिया था। इसने 150 गारमेंट्स बनाए थे बट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट। अब मोहन ने क्या करा, मोहन ने जो काम करा, मोहन ने इफेक्टिवली काम करा लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं करा। ठीक है। अब इसने हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट क्वालिटी इज पॉजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। ठीक है। तो अब थर्ड वर्कर ने क्या करा था, थर्ड वर्कर ने 100 गारमेंट्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट बना दिया था। तो थर्ड इसने क्या करा था, थर्ड वर्कर ने काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करा था। ठीक है। अब इसने हमसे पूछा विच वर्कर इज़ प्रिफर्ड बाय मैनेजमेंट। अब कौन सा वर्कर मैनेजमेंट प्रेफर करेगा। मैनेजमेंट ने क्या कहा था, 100 गारमेंट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। और ये वाला जो टारगेट है ये किसने पूरा करा, सिर्फ थर्ड वर्कर ने करा। तो मैनेजमेंट किसे प्रेफर करेगी, मैनेजमेंट थर्ड वर्कर को प्रेफर करेगी। ठीक है। ये तो 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आएगा और 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो इनमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो आपको सही आंसर लगता है वो आप लिख लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so now is human resources are organization greatest assets. Despite all developments
in technology, getting work done from people is still a major task of manager. Identify the dimension of management being described above. ठीक है, अब क्या होता था इसमें, देखो मैंने ना एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी तुम लोगों को, ठीक है, मैंने तुम्हें मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब ये हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें क्या चीज़ है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स डिस्पाइट्स ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल is still a major task of manager. Identify the dimension of management being described above. अब इसने तो हमें खुद ही आंसर दे दिया ना, getting work done from people, तो इसका आंसर क्या होगा, साफ साफ इसका आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स by keeping an end result or aim of the organization. All activities of manager are directing towards the end result, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या लगता है तुम्हें, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्या करेगा मल्टी डायमेंशनल होके, एंड रिजल्ट में मल्टी डायमेंशनल का क्या काम है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हाँ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन एंड रिजल्ट में क्या काम है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, क्या फ़ायदा है एंड रिजल्ट में, क्या है इसका आंसर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पर एंड रिजल्ट आ गया, ठीक है, वहाँ पर आंसर हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट इज आर प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling applied in organizations such as school, clubs, restaurant, hospitals, etc. If yes, which characteristic of management does it signify? Explain the characteristics. Are planning, organizing, staffing, directing and controlling, ये क्या है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस, इन्हें याद करने का आसान तरीका क्या है, POSDC, planning, organizing, staffing, directing and controlling. Applied in organizations such as school, club, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, जहाँ जहाँ पर मैनेजमेंट वर्क करता है, हर जगह मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, ये मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जो हर जगह काम करती है, ठीक है, स्कूल्स में भी करती है, रेस्टोरेंट्स में भी करती है, क्लब्स में भी करती है, हॉस्पिटल्स में भी करती है, यही सेम पॉइंट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था, जाकर देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, ओके। सो नेक्स्ट इज द टास्क ऑफ मैनेजमेंट is to make people work towards achieving the organizational goal by making strength effective and their weakness irrelevant. Identify the dimension of management. अब यहाँ पर कौन सी डायमेंशन आ रही है मैनेजमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रही है, कौन सी डायमेंशन आ रही है यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल की ही आ रही है, ठीक है। मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, डायमेंशन, अब उसने यहाँ पे डायमेंशन पूछा है हमसे, कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डोमिनोज पिज्ज़ा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ पिज्ज़ाज इन इट्स मेन्यू, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, एक्सप्लेन एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, न्यू वेराइटी ऑफ पिज़्ज़ा इन इट्स मेन्यू, मतलब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और चेंज किस में आता है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है, जहाँ पर हम चेंजेस आराम से कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबली हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसने हमसे और क्या पूछा है, एक्सप्लेन एनी टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप लोग मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, और मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस
कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें आप ये सब कुछ कोई सी भी दो जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बीएसटी में आंसर्स प्लीज़ पॉइंट बनाकर ही लिखना, पॉइंट्स में ही आंसर लिखना, हेडिंग्स डालकर ही आंसर लिखना, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है बस उतनी ही हेडिंग्स डाल के आंसर लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि हाँ आपको, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि हाँ ये जो 5 मार्क्स की, ये जो 5 पॉइंट्स है ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो उन्हीं 5 पॉइंट्स को लिख देना हेडिंग्स बनाकर, ठीक है। हमेशा बिजनेस स्टडीज़ में यही करना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि बिजनेस स्टडीज़ में आंसर हेडिंग्स बनाकर ही लिखना, जो टीचर है वो हेडिंग्स पर ही फोकस करेगा आपकी, ठीक है। Okay, so next case studies. Radhika engaged in manufacturing earthing coolers by using environmental friendly methods of production. Which management objective is discussed? अब ऑब्जेक्टिव याद करो, ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, इकोनॉमिकल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिकल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 हेडिंग्स पढ़ाई थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ाया था मैंने कि जब हम कोई भी काम सोसाइटी के लिए करेंगे, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ाया था, एम्प्लॉयज़ के हित में जो काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये केस स्टडी पढ़ के क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, अर्थिंग कूलर बनाती है राधिका एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली भाई सोसाइटी में यूज़ कर रही है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रही है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सोशल ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, ये जैसे मैं केस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद केस स्टडी पढ़ कर देखना कि क्या हम लोग सही इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को या नहीं, क्योंकि केस स्टडीज़ में इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि आप उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ठीक है। यही आपके मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप चाहते हो, आप लेना चाहते हो, तो केस स्टडीज़ को ग्रैब कर लो, केस स्टडीज़ पढ़नी शुरू कर लो। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, अगर आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए या और केस स्टडीज़ चाहिए, इन NCERT आपकी जो बुक है पूनम गांधी वाली, उसके अलावा और केस स्टडीज़ चाहिए, तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगी, आप मुझे ईमेल आईडी पर मैसेज कर देना, ठीक है। और मैं आप लोगों को केस स्टडीज़ की PDF और नोट्स की PDF प्रोवाइड कर दूंगी। और टेंशन मत लेना, कोई आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, Ankit has started a new business of providing organic vegetables and fruits. Although she is not, sorry Ankita है, although she is not having many competitors, ठीक है, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस सो दैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है, एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अंकिता जो है ये बहुत ही कम रेट पे, बहुत अफोर्डेबल रेट पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचती है, ठीक है। क्यों बेचती है, क्योंकि एक तो इसे मार्केट में सरवाइव करना है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, वो ये भी चाहती है कि जो कम इनकम वाले लोग हैं वो भी उसकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अफोर्ड कर सके। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव्स शी इज़ ट्राइंग टू अचीव। अब लोग अफोर्ड कर सकें, पीपल कैन अफोर्ड, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आ गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक उसने यहाँ पे क्या बोला, वो भी मार्केट में सरवाइव करना चाहती है, ठीक है, वो भी मार्केट में सरवाइव करना चाहती है, तो क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। और हमने ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें पढ़ी थी ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ,
ठीक है। अब यहाँ पर उसमें से क्या आ गया, यहाँ पे सर्वाइवल आ गया, क्योंकि वो भी मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है। ठीक है। और सोशल क्यों आया, क्योंकि वो चाहती है कि हर कैटेगरी के लोग वो एक तो अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेचती है सोसाइटी में। ठीक है। और वो इसीलिए बेचती है ताकि जो लिमिटेड इनकम, जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो भी उसकी वेजिटेबल्स अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. ठीक है। The revenue earned by the company was sufficient day by day. So the company decided to increase production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from the nearby village. ठीक है। As very few job opportunities were available in that area, the company has decided to provide training to their employees for updating their knowledge. ठीक है। अब देखो समझो इस केस स्टडी में हुआ क्या है। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक सोलर लेंटर लगाने का सोचा है एक रिमोट विलेज में। ठीक है। जहाँ पर कोई रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज सप्लाई नहीं होता। ठीक है। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट डे बाय डे। ठीक है। अब वो लोग वहाँ पे जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए सफिशियंट है। ठीक है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। ठीक है। अब कंपनी ने डिसाइड करा कि अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज एज देयर आर वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सोचा ये जो विलेज के लोग हैं हम इन्हें ही एम्प्लॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है। अब उन लोगों ने और क्या डिसाइड करा, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर अपग्रेडिंग देयर नॉलेज। अब उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइन्स। ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ है इसमें, इसने हमें कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें बताने हैं कोट लाइन्स कोट करके। ठीक है। कि कौन सी लाइन में कौन सा मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले तो तुम ये देखो, एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। यहाँ से क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सोसाइटी के हित में डिसीजन लेना। ठीक है। ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज़ फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, यहाँ क्या हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के हित में डिसीजन लेना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो the revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to to increase production to generate higher sales। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ कंपनी ने अपने बारे में भी सोच लिया। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इन्हीं लाइंस को आप वहाँ पर लिख दोगे, द रेवेन्यू से लेकर हायर सेल्स तक। ठीक है। इस पूरी लाइन को लिखकर आगे लिख दोगे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज एज देयर आर वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। इस लाइन को कोट करके सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज। इस लाइन को लिखकर आगे लिख दोगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके। तो अब देखते हैं इस केस स्टडी में क्या है। ऑन इंट्रोडक्शन of any changes in the organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convince the employees and guide them to adopt the changes willingly। ठीक है। अब क्या हुआ,
डिसीजन लेते टाइम, जब हम कंपनी में डिसीजन ले रहे थे तो थोड़े एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ चेंजेस एक्सेप्ट करने में, ठीक है। अब जो मैनेजर है उसने एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस कर लिया, ठीक है, और उनको बोला कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा इन चेंजेस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर हमसे उन्होंने क्या पूछा, यहाँ पर हमसे इम्पॉर्टेंस पूछी है, हाँ इम्पॉर्टेंस पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, ठीक है। अब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो चेंजेस का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, डायनामिक से, ठीक है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है मैनेजमेंट, जहाँ पर भी चेंजेस की बात होगी वहाँ पे डायनामिक का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ABC Limited is a fast food chain in India. The business was flourishing, but over last 2 years they observed that the revenue and profit is declining. अब ये भी देखो, ये भी कोटिंग द लाइंस वाला क्वेश्चन है। ये मैं ना तुम लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें तो तुम लोग मेरे को बताना, जो कमेंट करना कि भाई ये प्रॉब्लम है हम लोगों को, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से और सोच समझ के करना। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमें ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, ठीक है, अभी आगे का रह गया है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का केस स्टडी का सेशन 1, जिसमें से ये जो लास्ट क्वेश्चन है ABC लिमिटेड वाला, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। और ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए क्रैक द केस में। ओके, थैंक यू, बाय।